एवरीवन, जय हिंद। आज है 13 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम 13 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल 12 जुलाई थी, जहां हमने पढ़ा था कि भारत जो है ये अफ्रीकी कंट्री तंजानिया के साथ स्थानीय करेंसी में व्यापार सौदे के लिए मंजूरी इसने दे दी है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, यहाँ पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत की गई है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो कि मनाया जाता है 11 जुलाई को। अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने के लिए अमेरिकी कंपनी जीई एरोस्पेस के साथ समझौता किया है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। यूनाइटेड नेशन को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला बनी दीपिका देसवाल। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में होगा इस साल में के अंत में। और अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना ये शुरू करने जा रही गुजरात गवर्नमेंट। दुनिया का सबसे शांत देश ये लगातार 2008 के बाद से बना हुआ है आइसलैंड। ये सभी क्वेश्चंस हमने पढ़े थे, रिवीजन किया था मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो कि है कल्याणी मैम ऑफिशियल पर। वहीं आपको डेली की क्विज और पीडीएफ मिलती है। आज का हमारा पहला सवाल है कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो इससे सम्मानित किए जाएंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक के 1 अगस्त 2023 को 103वीं जयंती मनाई जानी है। तो इन्हीं के मौके पर तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हाल फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। देखिए, फिजी ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। जापान ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को G7 कंट्रीज में, मतलब कि एज अ स्पेशल गेस्ट आमंत्रित किया गया था। साथ ही ने पापुआ न्यू गिनी जो कि ऑस्ट्रेलेशिया वाले क्षेत्र में है, यहाँ के सर्वोच्च सम्मान से। मिस्र ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया है। द्रौपदी मुर्मू जी को सूरीनाम ने अपने सर्वोच्च सम्मान, नाम थोड़ा लंबा है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है। योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्हें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब रतन टाटा जी प्रसिद्ध उद्योगपति, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है। इन्हें ना ऑस्ट्रेलिया ने अपने सर्वोच्च सम्मान, जिसे आप कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इससे सम्मानित किए गए हैं। हालांकि पिछले साल इन्हें असम ने अपने सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया। इस साल 2023 में असम वैभव मिला है तपन सकैया को, 2022 में रतन टाटा जी को। आगे चलते हैं, कौन सा राज्य भारतीय गायों की नस्ल को माइक्रो डायरी नस्लों की माइक्रो डायरी स्थापित करने की योजना बना रहा है। डेयरी हो गई, ये स्थापित करने की योजना बना रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना का मेन पर्पस है दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। साहीयाल थापरकर ये गाय की देसी नस्ल है, इन्हें संरक्षित किया जाना और आर्थिक रूप से जो कमजोर पशुपालक हैं इनकी आय को बढ़ावा देना। राज्य सरकार द्वारा नंद बाबा मिल्क मिशन के तहत देसी गायों की नस्ल की खरीद के लिए 40,000 रुपए दिए जाएंगे। तो डेयरी उत्पादन या दुग्ध उत्पादन बढ़ावा देने के पर्पज से उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी हो जाएगी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अब लखनऊ का मैंने डिस्कशन किया है, तो बंदरों के लिए बंदर वन बनाए जाएंगे कहाँ, लखनऊ में ही। ये राजनाथ सिंह जी जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम में रक्षा मंत्री हैं, इनका निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से ही आती है, 80। राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ हो जाएगी 31। दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व यही है। इसके अलावा भारत का 53वां टाइगर रिजर्व जो कि रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये यही हो जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग के मामले में जो राज्य टॉप पर है ये भी उत्तर प्रदेश है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला भारत का जो पहला राज्य है, ये कौन बना है, उत्तर प्रदेश ही बना है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से अम, असम के डिब्रूगढ़ के बीच में गंगा विलास नाम की सबसे बड़ी क्रूज सर्विस की शुरुआत की गई। अगले साल तक यहाँ नोएडा से पॉड टैक्सी की शुरुआत की जाएगी। सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी भी उत्तर प्रदेश में ही बनने जा रही है। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई थी। हालांकि गायों से आप रिलेट करेंगे ना, तो जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, इसके द्वारा गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत गाय के जो कंडे होते हैं ना, ये खरीदे जा रहे थे।
मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा गायों के लिए मतलब काऊ कैबिनेट का गठन करने वाला ये पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ये पशुओं के लिए एम्बुलेंस की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला साहिब भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं जो कि अभी भारत के दौरे पर हैं। 11 और 12 जुलाई दोनों देशों के बीच में कई मुद्दों पर इसमें चर्चा की गई है। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। मालदीव जिसकी कैपिटल हो जाएगी माले, करेंसी हो जाएगी रुपया। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है अब्राहिम मोहम्मद सोली हो जाएंगे। ई कुवरिन अभ्यास जो कि भारत और मालदीव के बीच में होता है। देखिए अब्राहिम मोहम्मद सॉरी अब्दुल्ला साहिब जो है ना, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो कि संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है, इसके 75वें सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे। सॉरी 76, 76। और अभी तो 78वां सत्र चल रहा है, तो कसाबा कोरोसी के वो उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं ना। मालदीव पर भारत ने करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के लिए भी अभी हस्ताक्षर किया था। भूटान के राजा भी तो अभी भारत के दौरे पर आए थे। जिग्मे खेसर इनका नाम था। जिग्मे खेसर। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल प्रचंड भारत के दौरे पर थे। और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी कब आए थे? जब रिपब्लिक डे भारत मना रहा था इस साल, तब ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे मिस्र के राष्ट्रपति। रिसेंटली शौकत मिर्जियोयेव किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये उज्बेकिस्तान के फिर से राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि उज्बेकिस्तान में ना यहाँ जनमत संग्रह हो रहा है। मतलब कि इसके संविधान से कुछ चीजें हटाई जाएंगी और कुछ नई चीजें जोड़ी जाएंगी, तो मॉडिफाई होना था यहाँ का संविधान। तो जिसके बाद से कुछ नए नियम इसमें बदले गए हैं। और शौकत मिर्जियोयेव फिर से अपना नेता चुन लिया है उज्बेकिस्तान ने, जिसकी कैपिटल ताशकंद, करेंसी उज्बेकिस्तानी सोम हो जाएगी। अ, उज्बेकिस्तान के समरकंद में ही यदि आप रिलेट करें ना, समरकंद में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2022 की समिट रही थी। लोकेशन ये है उज्बेकिस्तान की। देखिए कैस्पियन सी से सीमा साझा करने वाले देशों में उज्बेकिस्तान शामिल नहीं है, ये जरूर याद रखें। हालांकि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में ये अरल सागर है जिसका 90% पानी है जो कि ये सूख चुका है। इसके अलावा डस्टलिक अभ्यास आप रिलेट कर सकते हैं। डस्टलिक अभ्यास जो कि भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच में आयोजित किया जाता है। पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हो जाएंगे ये हो जाएंगे आरिफ अलवी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अभी हाल ही में बनाए गए हैं, इनका नाम हो जाएगा साहबुद्दीन चुप्पू। जबकि श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं ये हो जाएंगे रनिल विक्रमसिंघे। क्योंकि प्रश्न जो है ये राष्ट्रपति से ही रिलेटेड है, तो ऑप्शन भी हमने कुछ ऐसे ही सेट किए हैं। आगे चलते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन दर्ज कराया है? तो गुजरात का गांधीनगर, यहाँ से इन्होंने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दर्ज करा लिया है। आप लोगों से एक सवाल है, प्रश्न को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी मैं। एक तिहाई सदस्य कितने वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं यहाँ राज्यसभा में? ये आपको बताना है। राज्यसभा जो कि भारत का उच्च सदन है, उच्च सदन है और स्थिर सदन है। स्थिर सदन कहने का मतलब है कि ये कभी भी भंग नहीं होता। भारतीय संविधान का आर्टिकल, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें इसका उल्लेख है? तो आर्टिकल नंबर 80 याद रखना है, ठीक है। लखनऊ किसका निर्वाचन क्षेत्र है? तो ये हमारे जो रक्षा मंत्री है ना राजनाथ सिंह जी, इनका निर्वाचन क्षेत्र है। देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा गोरखपुर। आगे चलते हैं। किस देश ने ओपन काइलिन नाम का अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया है? तो ये जारी किया गया है चाइना के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाइना ने अभी जुलाई के महीने में ही पहली बार अपना ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ये जारी कर दिया है। इसका उद्देश्य है कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी पर जो निर्भरता है इसे कम की जा सके। ऐसा तो नहीं कि पहली बार ये ओएस का नाम आप पढ़ रहे हैं। ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, यदि मैं कहूँ शॉर्ट में ओएस लिखा है। यदि आप फोन या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो आपने एंड्रॉयड, आईओएस या विंडोज का नाम तो जरूर सुना होगा। तो ये है क्या? ये कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कि स्मार्टफोन से लेकर के कंप्यूटर और जो एटीएम मशीन होते हैं ना, एटीएम मशीन से लेकर के रोबोट्स तक, सब में इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा ये है क्या ऑपरेटिंग सिस्टम? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ना, ये केवल बाइनरी भाषा को समझता है।
बाइनरी भाषा ये क्या होती है? 0 और 1 की जो भाषा है ना, यही बाइनरी भाषा है। तो इसी भाषा में कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है और उसी भाषा में कम्युनिकेट करता है। लेकिन जब हम कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं, तो वो तो हम बाइनरी भाषा में नहीं देते, हम हिंदी में बोलते हैं या फिर इंग्लिश में या फिर किसी अन्य भाषा में बोलते हैं। तब भी उसे कंप्यूटर समझ लेता है और हमारा काम आसान कर देता है। तो ये कैसे समझता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, आप कह सकते हैं। तो चाइना चाइना की कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी, प्रेसिडेंट सी जिनपिंग। यहाँ सी जिनपिंग तो तीसरी बार यहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज रिलेट करेंगे तो भारत और चाइना के बीच में ही होने वाली एक्सरसाइज है यांगशी रिवर। एशिया की सबसे लंबी रिवर है, चाइना में ही प्रवाहित होती है। और पिछला ब्रिक्स समिट चाइना में हुआ था, इस साल का साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सन जिसका नाम था ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिव टोकोमेव, चाइना ने ही लॉन्च किया था। हाइड्रोजन से चलने वाली एशिया की पहली ट्रेन भी यही लॉन्च करने जा रहा है। रशिया, कुछ नया फैक्टर रिलेट करेंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इसकी सदस्यता को निलंबित कर दिया है। जापान से कुछ नया फैक्टर डिस्कस करेंगे। यहाँ की एक टेनिस प्लेयर है नाओमी कावासे, दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट यही है। भारत से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? ये पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के मामले में चाइना को पीछे छोड़ चुका है। आगे चलते हैं। गोल्डमैन सैचेस की रिपोर्ट है जिसके अनुसार भारत जो है ये अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कब तक? तो ये वर्ष है 2075 तक का। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 2075 तक अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी, सॉरी चाइना, फिर ये हो जाएगा अमेरिका को पीछे छोड़ते भारत, अमेरिका तीसरे में आ जाएगा। वर्तमान में क्या है कि जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के बाद पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नहीं, इसमें से ब्रिटेन को पीछे छोड़ा था भारत, और ब्रिटेन के बाद फिर, मतलब ब्रिटेन पहले पांचवे में हुआ करता था, अब भारत पांचवे में आया है, याद रखें। 2047 का लक्ष्य भारत का किस लिए है? सिकल सेल एनीमिया के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इससे मुक्ति का लक्ष्य 2047 तक है। जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत ने 2070 रखा है। और 2030 का लक्ष्य भारत ने मलेरिया मुक्ति का रखा है। अगला प्रश्न है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभंकर, इसका मस्कट पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा लॉर्ड हनुमान। इस प्रतियोगिता का आयोजन ना बैंकॉक में किया जाएगा, जिसमें कि लॉर्ड हनुमान को आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। तो ऐसे प्रश्न में बहुत डिटेल में रखने की याद जरूरत नहीं है। जब ये प्रतियोगिता शुरू होगी, जो भी मेडल होंगे, जो देश टॉप पर रहेगा, वो मैं आप लोगों को अपडेट करते रहूंगी। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने महिला शिक्षा की वकालत करने वाली पाकिस्तान की जो महिला थी, इन्हीं के सम्मान में 12 जुलाई को ये दिन घोषित किया था। ये लड़कियों की शिक्षा के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। आपको मालूम होना चाहिए 2012 में पाकिस्तान में महिला शिक्षा पर तालिबान प्रतिबंध लगा रहे थे। इन्होंने इनका विरोध किया और विरोध करने के बाद इन पर गोली चला दी गई थी। दिसंबर 2014 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया और इतने कम उम्र में ये अवार्ड पाने वाली ये पहली व्यक्ति बनी थी। 11 जुलाई को हम डिस्कस कर चुके हैं कि पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। 4 जुलाई को यूएस अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है और 6 जुलाई को जुनोसिस डे मनाया गया है। आगे चलते हैं। 2023 में दुनिया की पहली स्मार्ट रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए अब रोबोट की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी। कहाँ हुई है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है। इसमें क्लाइमेट चेंजेस यानी कि जलवायु परिवर्तन, भुखमरी, सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को हल करने के लिए रोबोट के इस्तेमाल पर विचार करने के उद्देश्य से ये कॉन्फ्रेंस है जो कि आयोजित की गई है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। बैंकॉक थाईलैंड में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन आयोजित किया जाएगा इस साल के अंत तक। ये कल ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। दुनिया का जो सबसे बड़ा पुलिस संगठन है, जिसे आप इंटरपोल के नाम से जानते हैं, इसकी 90वीं बैठक दिल्ली में आयोजित की गई थी, जबकि हिरोशिमा जापान में G7 कंट्रीज की बैठक आयोजित रही। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि एनजीटी के अध्यक्ष कौन बने? शिव कुमार सिंह। आज का सवाल है, नाटो के महासचिव फिर से कौन बन गए? आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।